नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 63 से 73 तक। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के दो बहुत ही जरूरी सेक्शंस के बारे में, सेक्शन 63 और 64। देखिए, ये दोनों सेक्शंस रेप और उसकी सजा से जुड़े हुए हैं, और अगर आप जुडिशरी या एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इनको समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेक्शन 63 से, जिसमें रेप को डिफाइन किया गया है। इसके बाद हम इसके सबसे ज़रूरी एलिमेंट यानी कंसेंट या सहमति के कानूनी मतलब को समझेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 64 पर, जिसमें सज़ा का प्रावधान है। हम ये भी जानेंगे कि एग्रीवेटेड रेप क्या होता है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज को डिस्कस करेंगे, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, सेक्शन 63। ये सेक्शन बलात्कार के अपराध को डिफाइन करता है। अच्छा, एक बात और, ये जो सेक्शन है ये पुराने कानून यानी आईपीसी के सेक्शन 375 की जगह पर आया है। देखिए, सेक्शन 63 की एक खास बात यह है कि ये रेप की परिभाषा के दायरे को अब कह सकते हैं काफी बढ़ा देता है। अब इसमें सिर्फ ट्रेडिशनल पेनिट्रेशन ही नहीं आता, बल्कि कई और एक्ट्स भी शामिल कर लिए गए हैं, जैसे किसी भी हद तक पेनिस का पेनिट्रेशन या फिर किसी ऑब्जेक्ट या शरीर के किसी और हिस्से का इंसर्शन। इतना ही नहीं, पेनिट्रेशन करवाने के लिए शरीर से छेड़छाड़ करना या ओरल सेक्सुअल एक्ट्स, ये सब भी अब इसकी परिभाषा में शामिल हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एक्ट्स हमने अभी देखे, ये रेप कब माने जाते हैं? कानून कहता है कि जब ये 7 में से किसी भी एक सिचुएशन में किए जाएं। कौन सी हैं वो सिचुएशंस? जैसे कि अगर ये महिला की मर्जी के खिलाफ हो, या उसकी सहमति के बिना किया गया हो, या फिर सहमति तो ली गई लेकिन मौत या चोट का डर दिखाकर। इसके अलावा अगर कोई पति होने का झूठा नाटक करके सहमति लेता है, या जब महिला किसी वजह से, जैसे नशे में होने के कारण, कुछ समझने की हालत में ना हो, वो भी इसी में आता है। और हाँ, अगर विक्टिम की उम्र 18 साल से कम है या वो किसी भी वजह से अपनी सहमति कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो भी ये रेप ही माना जाएगा। तो जैसा मैंने पहले बताया, ये नया प्रोविजन पुराने आईपीसी सेक्शन 375 को रिप्लेस करता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो वैसे ही हैं, बस जो अपराध की परिभाषा है उसके दायरे को और ज्यादा क्लियर और बड़ा किया गया है, और ये अपने आप में एक बहुत ही जरूरी लीगल डेवलपमेंट है। चलिए अब आते हैं इस सेक्शन के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है कंसेंट यानी सहमति। देखिए, कानून की नज़र में सहमति का असल मतलब क्या है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कानून ने सहमति को बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया है। लॉ कहता है कि ये एक अनइक्विवोकल वॉलंटरी अग्रीमेंट होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी सहमति जो पूरी तरह से बिना किसी भी शक के अपनी मर्जी से दी गई हो। इसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये सहमति शब्दों से, इशारों से या किसी भी तरह के वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से दी जा सकती है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। सिर्फ इसलिए कि किसी ने फिजिकली विरोध नहीं किया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी सहमति थी। कई बार डर की वजह से या शौक की वजह से विक्टिम विरोध नहीं कर पाती। कानून इस बात को समझता है और साफ साफ कहता है कि फिजिकल रेजिस्टेंस की कमी को सहमति नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसी प्रिंसिपल को समझने के लिए एक लीगल मैक्सिम भी है, वोलेंची नॉन फिट इंजूरिया। इसका मोटा मतलब ये है कि जो व्यक्ति किसी काम के लिए सहमति देता है, उसे कानूनी तौर पर कोई चोट नहीं पहुंचती। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, रेप के केस में ये याद रखना होगा कि अगर सहमति डरा धमकाकर, धोखे से या तब ली गई हो जब व्यक्ति सहमति देने की हालत में ही ना हो, तो वो कानून की नज़र में वैलिड सहमति है ही नहीं। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि रेप का अपराध क्या है और सहमति क्या होती है, तो अब हम अगले कदम पर चलते हैं, यानी सेक्शन 64, जो इस अपराध के लिए सजा के बारे में बात करता है।
अगर हम साधारण रेप के मामलों की बात करें तो सजा काफी कठोर है। इसमें कम से कम 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब कठोर कारावास का प्रावधान है और इसे बढ़ाकर उम्र कैद तक भी किया जा सकता है। और हाँ, इसके साथ साथ जुर्माना लगना भी अनिवार्य है। ठीक है, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वो है एग्रवेटेड रेप। ये वो सिचुएशंस होती हैं जहां अपराध इतना गंभीर होता है कि उसके लिए सजा और भी ज्यादा कठोर हो जाती है। तो सवाल ये है कि एक नॉर्मल रेप एग्रवेटेड या गंभीर रेप कब बन जाता है? ऐसा क्या होता है? कानून ने इसके लिए कुछ खास परिस्थितियां बताई हैं। कौन सी हैं ये परिस्थितियां? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि अपराधी कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई पब्लिक सर्वेंट है या फिर जेल या हॉस्पिटल का कोई स्टाफ है, मतलब कोई अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है, या फिर अगर विक्टिम प्रेग्नेंट है या फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, या ये अपराध किसी दंगे के दौरान किया गया हो। इतना ही नहीं, एक ही महिला के साथ बार बार रेप करना, ये सब एग्रीवेटेड रेप की कैटेगरी में आता है। और जैसा मैंने कहा, एग्रीवेटेड रेप के लिए सजा और भी ज्यादा सख्त है। मिनिमम सजा तो 10 साल की कठोर कारावास ही है, लेकिन जो मैक्सिमम सजा है वो है रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ के लिए उम्र कैद। इसका सीधा मतलब ये है कि दोषी अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारेगा, उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। और यहाँ भी जुर्माना लगाना अनिवार्य है। देखिए, किसी भी कानून को पूरी तरह समझने के लिए सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ना काफी नहीं होता। हमें केस लॉज यानी अदालती फैसलों को भी समझना पड़ता है। इन्हीं से हमें पता चलता है कि कोर्ट्स ने इन कानूनों को असल में कैसे इंटरप्रेट किया है। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट केस है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसे हम सब मथुरा रेप केस के नाम से जानते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था और उसके बाद पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन हुए, उसी का नतीजा था कि भारत में रेप लॉज में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए। एक और बहुत महत्वपूर्ण केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल सेट किया। कोर्ट ने कहा कि अगर रेप विक्टिम की गवाही भरोसे के लायक है तो सिर्फ उसकी अकेली गवाही के आधार पर भी दोषी को सजा दी जा सकती है, किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। और तीसरा केस जिसके बारे में हम सब जानते हैं, मुकेश वर्सेस स्टेट यानी निर्भया केस। इस केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्रूर गैंग रेप के लिए डेथ पेनल्टी को सही ठहराया और ये मैसेज दिया कि ऐसे यौन अपराध कितने गंभीर होते हैं। चलिए, तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप जुडिशरी या एपीओ एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट सेक्शन नंबर या पनिशमेंट से जुड़ा सवाल आ सकता है और मेंस में हो सकता है कंसेंट पर एक शॉर्ट नोट लिखने को कहा जाए या फिर एग्रवेटेड रेप के ऊपर कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। तो फटाफट रिवीजन के लिए बस ये 3 बातें याद रखिए। पहली, सेक्शन 63 का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल पेनिट्रेशन। दूसरी, सेक्शन 64 में नॉर्मल रेप के लिए मिनिमम पनिशमेंट क्या है? 10 साल। और तीसरी, कंसेंट का लीगल मतलब क्या है? अनइक्विवोकल वॉलंटरी अग्रीमेंट, यानी एक स्पष्ट और अपनी मर्जी से दी गई सहमति। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर फोकस्ड ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की 2 बेहद अहम धाराओं पर बात करने वाले हैं। धारा 65 और 66। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये दोनों सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। अच्छा, इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। कानून कुछ रेप ऑफेंसेस के लिए दूसरों के मुकाबले ज्यादा कठोर सजा क्यों तय करता है? देखिए, इसका जवाब एग्रीवेटेड ऑफेंसेस या कहें कि गंभीर अपराधों के प्रिंसिपल में छुपा है, जो कहता है कि सजा अपराध की गंभीरता के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम बीएनएस के तहत एग्रीवेटेड रेप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर सेक्शन 65 और 66 का एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इन दोनों की तुलना भी करेंगे, इंपॉर्टेंट केस लॉज देखेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जरूरी टिप्स के साथ इसे रैप अप करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एग्रीवेटेड ऑफेंसेस के पीछे कानून बनाने वालों की सोच क्या थी, उनका इरादा क्या था। देखिए, राज्य का ये फर्ज है कि वो समाज के सबसे कमजोर वर्गों, खासकर बच्चों को पूरी सुरक्षा दे।
इन अपराधों के लिए जो बढ़ी हुई सजा है वो इसी प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल को दिखाती है। और यही लीगल प्रिंसिपल, यही सोच सेक्शन 65 और 66 की नींव हैं। ये धाराएं ये पक्का करती हैं कि जो लोग बच्चों की मासूमियत या उनकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं, उन्हें कानून की पूरी सख्ती का सामना करना पड़े। तो चलिए अब आते हैं सीधे सेक्शन 65 पर, जो खास तौर पर नाबालिग लड़कियों के खिलाफ रेप के अपराध से डील करता है। ये सेक्शन अपराध की गंभीरता को विक्टिम की उम्र के हिसाब से 2 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटता है। सेक्शन 65(1) के तहत किसी अपराध को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को ये 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स यानी कि जरूरी तत्व साबित करने होते हैं। पहला कि रेप का अपराध हुआ हो, दूसरा विक्टिम की उम्र 16 साल से कम हो, और तीसरा अभियुक्त का इरादा यानी मेंस रिया वहां मौजूद हो। इस अपराध के लिए सजा बहुत ही गंभीर है। कम से कम सजा यानी मिनिमम पनिशमेंट 20 साल का कठोर कारावास है, और ज्यादा से ज्यादा सजा दोषी की बची हुई पूरी जिंदगी के लिए कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ है। और यहां एक बात पे गौर करना बहुत जरूरी है कि जुर्माना मैंडेटरी है और उसकी रकम इतनी होनी चाहिए कि विक्टिम के मेडिकल और रिहैबिलिटेशन के खर्च पूरे हो सकें। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल को समझना होगा, स्टैट्यूटरी रेप या वैधानिक बलात्कार। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक नाबालिग की सहमति कानून की नज़र में कोई मायने ही नहीं रखती। अगर विक्टिम माइनर है तो उसकी हाँ भी कोई डिफेंस नहीं बन सकती, क्योंकि कानून यह मानकर चलता है कि वो वैलिड कंसेंट देने में सक्षम ही नहीं है। अब देखते हैं सेक्शन 65 का सबसेक्शन 2। अगर विक्टिम की उम्र 12 साल से भी कम है तो सजा और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। ऐसे मामले में आजीवन कारावास के साथ साथ मौत की सजा का भी ऑप्शन दिया गया है। यह समाज के सबसे मासूम सदस्यों के खिलाफ अपराधों को लेकर कानून की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को साफ साफ दिखाता है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। सेक्शन 66 उन मामलों से जुड़ा है जहां यौन हिंसा के नतीजे सबसे ज्यादा खौफनाक होते हैं, यानी जहां अपराध की वजह से विक्टिम की मौत हो जाती है या वो पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है। अब ये पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां विक्टिम का दिमाग इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाता है कि वो जिंदा तो रहता है लेकिन हमेशा के लिए बेहोश हो जाता है और किसी भी तरह से बात करने या रिएक्ट करने की हालत में नहीं रहता। ये एक तरह से जिंदगी और मौत के बीच की स्थिति है। सेक्शन 66 के तहत अपराध साबित करने के लिए इन 3 स्टेप्स को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। पहला, रेप का एक्ट हुआ हो, दूसरा, उस एक्ट के दौरान गंभीर चोट पहुंचाई गई हो, और तीसरा, उस चोट के डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर विक्टिम की मौत हो गई हो या वो पीवीएस की हालत में चली गई हो। इन तीनों के बीच एक सीधा कॉजल लिंक होना यानी कारण और परिणाम का संबंध होना बहुत जरूरी है। इस अपराध के लिए जो सजा है वो सेक्शन 65(2) के बराबर ही गंभीर है। मिनिमम 20 साल का कठोर कारावास और मैक्सिमम आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा। लेकिन फर्क ये है कि यहां सजा का आधार विक्टिम की उम्र नहीं बल्कि उस अपराध का क्रूर परिणाम है। इस धारा के कॉन्टेक्स्ट को सही मायनों में समझने के लिए निर्भया केस सबसे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। आप सब जानते हैं कि इस मामले की क्रूरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और कानून में बड़े बदलावों की वजह बना। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को सही ठहराते हुए कहा कि ये अपराध इतना ज्यादा क्रूर था कि उसने समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया। इस फैसले ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में डिटरेंट पनिशमेंट यानी ऐसी सजा जो दूसरों को डराए, उसकी जरूरत पर जोर दिया। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए आइए इन धाराओं का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। यह तुलना आपको अपराधों के इस ग्रेडेड अप्रोच को एक ही नजर में समझने में मदद करेगी। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 64 में सामान्य बलात्कार के लिए मिनिमम सजा 10 साल है। अब देखिए, सेक्शन 65(1) में जब विक्टिम 16 साल से कम की है तो मिनिमम पनिशमेंट सीधा बढ़कर 20 साल हो जाती है। सेक्शन 65(2) में जब विक्टिम 12 साल से भी कम की है तो मौत की सजा का ऑप्शन भी जुड़ जाता है। और सेक्शन 66 में जब नतीजा मौत या पीवीएस है तब भी वही कठोर सजा लागू होती है। तो आप देख सकते हैं ये सजा का एक क्लियर ग्रेडेड अप्रोच है। आइए अब कुछ और इंपॉर्टेंट केस लॉज पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इन धाराओं की इंटरप्रिटेशन को एक शेप दिया है। ये जजमेंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं।
मदन लाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि नाबालिगों के रेप के मामलों में सजा देते वक्त अदालतों को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्रोच अपनाना चाहिए। शिंभू के केस में कोर्ट ने यह क्लियर किया कि रेप जैसे गंभीर अपराध नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, मतलब इन्हें समझौते या शादी से खत्म नहीं किया जा सकता। और मुकेश का केस, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, उसने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में मौत की सजा के सिद्धांत को और मजबूत किया। और आखिर में सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, एग्जाम की तैयारी। इन सेक्शन से आखिर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो देखिए, जुडिशरी प्रीलिम्स में सेक्शन 65 और 66 के तहत मिनिमम पनिशमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एज थ्रेशोल्ड्स यानी 16 साल और 12 साल से कम, इस पर भी सवाल बन सकते हैं। मेंस के लिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, जहां आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कौन सी धारा लगेगी। पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट या स्टैट्यूटरी रेप पर शॉर्ट नोट्स लिखने को भी आ सकता है। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बस ये 3 बातें याद रखिए। पहली, सेक्शन 65 नाबालिगों की सुरक्षा के लिए है, जहां उम्र एक की फैक्टर है। दूसरी, सेक्शन 66 अपराध के गंभीर नतीजों के लिए है। और तीसरी, जो कोर प्रिंसिपल है, वो ये है कि जैसे जैसे विक्टिम की वल्नरेबिलिटी और अपराध की क्रूरता बढ़ती है, सजा की गंभीरता भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। जुडिशरी, APO और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़ी और भी लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्सुअल ऑफेंसेस को समझने वाले हैं, वो अपराध जो रेप की सीधी साधी परिभाषा से परे जाते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा सेक्शन 67, 68 और 69 पर। देखिए, जुडिशरी और APO एग्जाम्स के लिहाज से ये नए सेक्शंस बहुत जरूरी हैं, तो चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि BNS में इन नए अपराधों की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर एक एक करके सेक्शन 67, 68 और 69 की बारीकियों में जाएंगे। उनके लीगल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, सजा क्या है और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। इसके बाद हम इन तीनों को एक साथ रखकर कंपेयर करेंगे, ताकि इनके बीच का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ हो जाए। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो खास टिप्स हैं, उनके साथ क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS यौन शोषण के लीगल फ्रेमवर्क को एक बिल्कुल नया डायमेंशन देती है। अब ये कानून सिर्फ डायरेक्ट फोर्स या हिंसा से जुड़े अपराधों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये शोषण के उन बारीक नुआंस्ड फॉर्म्स को भी एड्रेस करता है जो अब तक लीगल ग्रे एरिया में माने जाते थे। तो सवाल उठता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि BNS अब साफ तौर पर उन सेक्सुअल रिलेशंस को अपराध मानती है जो फिजिकल फोर्स से नहीं, बल्कि कोअर्जन यानी दबाव से, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी यानी पद के दुरुपयोग से, या डिसेप्शन यानी धोखे से बनाए जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। क्यों? क्योंकि ये कानून को उन जटिल सामाजिक सच्चाइयों के करीब लाता है जहां शोषण हमेशा फिजिकल फोर्स के रूप में नहीं होता। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 67 की। ये सेक्शन एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सवाल यह है कि भाई उस सिचुएशन का क्या होगा जब एक पति अपनी पत्नी के साथ, चाहे कानूनी तौर पर या वैसे ही अलग रहते हुए, उसकी मर्जी के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। सेक्शन 67 बस इसी सवाल का जवाब है। अच्छा, तो इस सेक्शन के तहत किसी अपराध को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को 4 जरूरी बातें, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स साबित करनी होंगी। पहली बात कि जो अक्यूज्ड है वो महिला का पति है। दूसरी बात कि वो दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, अब चाहे ये कोर्ट के किसी ऑर्डर से हो या आपसी समझौते से। तीसरा कि पति ने पत्नी के साथ यौन संबंध बनाया। और सबसे जरूरी चौथी बात कि ये सब कुछ पत्नी की सहमति के बिना हुआ। जब ये चारों बातें मिल जाती हैं तब ये अपराध बनता है। अब सजा की बात कर लेते हैं। इस अपराध के लिए सजा भी एकदम साफ बताई गई है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगेगा। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए A और B शादीशुदा हैं पर किसी वजह से अलग रह रहे हैं। अब A B से मिलने आता है और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो इस सिचुएशन में A सेक्शन 67 के तहत लायबल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 68 पर। यह सेक्शन पावर डायनामिक्स के मिसयूज को एड्रेस करता है। मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है।
देखिए, ऐसे रिश्तों में जहां एक पावर इम्बैलेंस होता है, वहां मिली हुई सहमति को कानूनन वैलिड नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि ये सहमति फ्री नहीं थी, बिना किसी दबाव के नहीं दी गई थी। तो इस सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? पहला, जो एक्यूज्ड है वो किसी अधिकार या भरोसे के पद पर है, जैसे मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई डॉक्टर या किसी इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज। दूसरा, उसने अपने इसी पद का दुरुपयोग करके किसी महिला को सेक्सुअल रिलेशन के लिए बहकाया, फुसलाया हो, इंड्यूस या सेड्यूस किया हो। तीसरा, वो महिला एक्यूज्ड की कस्टडी में या उसके कंट्रोल में हो। और चौथा, ये एक्ट सेक्शन 3 के तहत रेप की परिभाषा में ना आता हो। अब देखिए, भरोसे के पद का दुरुपयोग करना एक बहुत गंभीर अपराध है, इसलिए इसकी सजा भी काफी कठोर है। इस अपराध के लिए कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की कठोर सजा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और साथ में फाइन का भी प्रोविजन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक जेल सुपरिटेंडेंट एक महिला कैदी को धमकी देता है कि अगर उसने यौन संबंध नहीं बनाए तो वो उसकी जरूरी सुविधाएं छीन लेगा। अब यहां पर भले ही उस महिला ने डर की वजह से हां कह दिया हो, इस सहमति को वैलिड नहीं माना जाएगा और ये सेक्शन 68 के तहत एक अपराध होगा। अब आते हैं सेक्शन 69 पर। यह सेक्शन उन सिचुएशंस को क्रिमिनलाइज करता है जहां सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो सहमति है वो धोखाधड़ी, धोखे या झूठे वादों के आधार पर ली जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है जो कंसेंट की क्वालिटी को एड्रेस करता है। अच्छा, इस सेक्शन के की कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला, एक्यूज्ड ने महिला के साथ यौन संबंध बनाए। दूसरा, महिला की जो सहमति थी वो धोखाधड़ी के जरिए ली गई, जैसे शादी का झूठा वादा करके। अब यहां एक बहुत जरूरी लीगल पॉइंट है, ये सिर्फ वादा तोड़ना नहीं है, ये झूठा वादा होना चाहिए। मतलब ये कि वादा करने वाले का इरादा शुरुआत से ही उसे पूरा करने का नहीं था। यही इस अपराध का कोर एलिमेंट यानी मेंस रिया है। और धोखाधड़ी से सहमति लेकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के अपराध के लिए 10 साल तक की जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। ये इसकी गंभीरता को दिखाता है। इसका सबसे आम एग्जाम्पल है शादी का झूठा वादा। मान लीजिए ए ने बी से शादी करने का वादा किया, लेकिन उसका इरादा शादी करने का था ही नहीं, वो तो बस एक सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहता था। अब इस झूठे वादे के आधार पर बी ने सहमति दे दी तो यहां ए सेक्शन 69 के तहत लायबल होगा। तो अब तक हमने तीनों सेक्शंस को अलग अलग समझा। अब चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं और कुछ लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजंस पर भी नजर डालते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। आइए इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं। अगर आप की एलिमेंट वाले कॉलम पर नजर डालेंगे तो आपको तीनों अपराधों का जो बेसिक फर्क है वो समझ में आ जाएगा। सेक्शन 67 का आधार है लैक ऑफ कंसेंट, कब? जब पति पत्नी अलग रह रहे हों। सेक्शन 68 का आधार है अब्यूज ऑफ पोजीशन और सेक्शन 69 का आधार है फ्रॉड और फॉल्स प्रॉमिस। और इसी की एलिमेंट के बेसिस पर इनकी सजा भी अपराध की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग तय की गई है। जैसे कि हम इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2017 के केस में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत स्थापित किया। कोर्ट ने कहा कि शादी किसी भी महिला की सेक्सुअल ऑटोनॉमी को खत्म नहीं करती, खासकर तब जब पति पत्नी अलग रह रहे हों। ये जजमेंट सेक्शन 67 की जो असली भावना है उसे दिखाता है और शादीशुदा महिलाओं की शारीरिक स्वायत्ता, उनकी बॉडीली इंटीग्रिटी के सम्मान पर जोर देता है। और सेक्शन 69 के लिए उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का मामला एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि शादी के झूठे वादे पर मिली सहमति तभी अपराध मानी जाएगी जब यह साबित हो जाए कि वो वादा शुरुआत से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बेईमानी से किया गया था। हर टूटा हुआ वादा अपराध नहीं होता, लेकिन धोखे की नीयत से किया गया वादा वो अपराध है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम की तैयारी से जुड़ा है। देखते हैं कि जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए इन सेक्शन से क्या जानना सबसे जरूरी है। देखिए, प्रीलिम्स में इन सेक्शंस के नंबर्स, इनकी सजा और इनके जो की एलिमेंट्स हैं उन पर डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं। मेंस एग्जाम में आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जहां आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और इन सेक्शंस को अप्लाई करना होगा। और हां, एक और जरूरी सवाल जो मेंस में आ सकता है वो है सेक्शन 68 और 69 के बीच के अंतर पर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए। और अब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इस टेबल को दिमाग में बिठा लीजिए। सेक्शन 67 क्या है? पति पत्नी अलग रह रहे हैं और सहमति नहीं है। सेक्शन 68 अथॉरिटी का दुरुपयोग और सेक्शन 69 धोखे से ली गई सहमति।
याद रखिएगा, इनके बीच का ये जो बारीक सा फर्क है, इसे समझना एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर फोकस्ड और भी लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के दो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस को गहराई से समझने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 70 और 71 की, जो कि गंभीर यौन अपराधों से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे कवर करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम सीधे सेक्शन 70 यानी गैंग रेप की गहराइयों में उतरेंगे। इसके बाद हम सेक्शन 71 को समझेंगे, जो बार बार अपराध करने वालों से जुड़ा है। हम कुछ बहुत ज़रूरी अदालती फैसलों पर भी बात करेंगे, पुराना आईपीसी और नए बीएनएस कानून की तुलना करेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनका रिवीजन भी करेंगे। भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर 5 है, वो खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में बात करता है। और आज हमारा पूरा ध्यान रहेगा सेक्शन 70 और 71 पर, जो इस नए कानून के तहत यौन हिंसा के कुछ सबसे घिनौने और गंभीर अपराधों से डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले मुख्य विषय से। ये है सेक्शन 70, जो गैंग रेप यानी सामूहिक बलात्कार के अपराध के बारे में है। आइए समझते हैं कि कानून इस सामूहिक यौन हिंसा को कैसे परिभाषित करता है। तो ये गैंग रेप आखिर है क्या? देखिए, कानून की भाषा में जब कुछ लोग एक ग्रुप बनाकर एक साथ या एक कॉमन इरादे से किसी महिला के साथ बलात्कार करते हैं, तो उसे गैंग रेप कहा जाता है। ये परिभाषा सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि उस सामूहिक क्रूरता को टारगेट करती है जो इसे इतना भयानक बना देती है, और इसीलिए कानून इसे एक बेहद गंभीर अपराध मानता है। अब इस सेक्शन में 3 कानूनी कीवर्ड्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह, जिसका सीधा मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग। दूसरा है सामान्य इरादा यानी कॉमन इंटेंशन, मतलब कि अपराध करने का सबका मिला-जुला इरादा था। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है संयुक्त दायित्व या जॉइंट लाइबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ग्रुप का हर एक सदस्य बराबर का दोषी माना जाएगा, भले ही सबने फिजिकली रेप न किया हो। तो अगर अदालत में किसी वयस्क के साथ हुए गैंग रेप के मामले को साबित करना है, तो प्रोसिक्यूशन को ये 4 जरूरी बातें साबित करनी होंगी। पहली, कि पीड़िता एक महिला है। दूसरी, कि अपराध करने वाले ग्रुप में 2 या ज्यादा लोग थे। तीसरी, कि उस ग्रुप के 1 या ज्यादा सदस्यों ने बलात्कार किया। और चौथी, ये कि ये सब कुछ उस ग्रुप के कॉमन इरादे को पूरा करने के लिए किया गया था। अब बात करते हैं सजा की। इस घिनौने अपराध के लिए सजा भी बहुत सख्त है। अगर पीड़िता वयस्क है तो कम से कम 20 साल का कठोर कारावास होगा, और ज्यादा से ज्यादा अपराधी की बाकी बची पूरी जिंदगी के लिए आजीवन कारावास। इसके साथ ही एक उचित जुर्माना भी लगाया जाता है, जिसे पीड़िता को उसके इलाज और पुनर्वास के खर्चे के लिए दिया जाना जरूरी है। अब हम आते हैं सेक्शन 70 के सबसेक्शन 2 पर। ये तब लागू होता है जब पीड़िता की उम्र 18 साल से कम हो, यानी वो नाबालिग हो। यहाँ अपराध और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, और कानून इसके लिए सबसे कठोर सजा का प्रावधान करता है। किसी नाबालिग के साथ गैंग रेप के मामले में सजा के सिर्फ 2 ही विकल्प है: अपराधी की बाकी पूरी जिंदगी के लिए आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा। इससे पता चलता है कि कानून बच्चों की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लेता है। यहाँ भी जो जुर्माना होता है वो सीधे पीड़िता को दिया जाता है। चलिए, अब कानून के एक और बहुत अहम पहलू पर आते हैं, सेक्शन 71। ये सेक्शन उन अपराधियों पर फोकस करता है जो एक बार सजा पाने के बाद भी नहीं सुधरते और बार बार यौन अपराध करते हैं। इसे कानूनी भाषा में रेसिडिविज्म कहते हैं, और ये सेक्शन इसी समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है। तो कानून की नज़र में ये रिपीट ऑफेंडर कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसे पहले किसी गंभीर यौन अपराध के लिए सजा हो चुकी है, और वो जेल से बाहर आकर फिर से वैसा ही कोई अपराध करता है। कानून ऐसे लोगों को समाज के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। सेक्शन 71 की जो कठोर सजा है वो तभी लागू होती है जब अपराधी को पहले इनमें से किसी एक धारा में दोषी ठहराया जा चुका हो। सेक्शन 64 यानी रेप, सेक्शन 65 यानी नाबालिग से रेप, सेक्शन 66 यानी ऐसा रेप जिससे मौत हो जाए, या फिर सेक्शन 70 यानी गैंग रेप। और जो लोग बार बार ऐसे अपराध करते हैं, उनके लिए सज़ा क्या है? उनके लिए कानून में सबसे गंभीर सज़ा रखी गई है।
अपराधी की बाकी बची पूरी जिंदगी के लिए आजीवन कारावास या फिर सीधे मौत की सजा। इसका मकसद साफ है, ऐसे अपराधियों को दोबारा अपराध करने से पूरी तरह रोकना। अच्छा, सिर्फ कानून को पढ़ना ही काफी नहीं होता, हमें ये भी जानना होगा कि हमारी अदालतें इन कानूनों को असल में कैसे लागू करती हैं। तो चलिए अब कुछ बड़े न्यायिक मामलों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इन कानूनों की व्याख्या को एक दिशा दी है। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश बनाम स्टेट केस की, जिसे हम सब निर्भया केस के नाम से जानते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी कि इस अपराध ने समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर कर रख दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गैंग रेप की क्रूरता को देखते हुए मौत की सजा को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध इतना बर्बर था कि इसने पूरे देश की आत्मा को हिला दिया। इस फैसले ने गैंग रेप से जुड़े कानूनों को लेकर समाज में एक बहुत मजबूत संदेश दिया। एक और जरूरी सिद्धांत हमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम चंद्रप्रकाश जैन केस से मिलता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यौन अपराध महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ किए गए अपराध हैं। इस मामले में अदालत ने ये प्रिंसिपल स्थापित किया कि जब भी यौन अपराधों से जुड़े मामले सामने आएं तो अदालतों को बहुत ही संवेदनशील और साथ ही साथ एक सख्त रवैया अपनाना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि जो नया बीएनएस आया है उसके प्रावधान पुराने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी से कैसे अलग हैं। चलिए इस कानूनी बदलाव को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, जो प्रावधान पहले आईपीसी की धारा 376D में था, उसे अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 70 में जगह दी गई है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि नए कानून ने इन अपराधों के लिए सजा को और भी ज्यादा कठोर बना दिया है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे काम के हिस्से पर आते हैं, खास तौर पर उनके लिए जो जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हम कुछ खास बातों पर फोकस करेंगे जो सीधे परीक्षा में मदद करेंगी। एग्जाम के लिए एक बहुत ज़रूरी टिप है, प्रीलिम्स में आपसे सीधे सेक्शन नंबर और सज़ा के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं मेंस एग्जाम में कॉमन इंटेंशन और जॉइंट लायबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स पर आधारित प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 3 बातें बिल्कुल याद रखिएगा। पहली, सेक्शन 70 यानी गैंग रेप, जिसकी सज़ा कम से कम 20 साल से लेकर उम्र कैद या मौत तक है। दूसरी, सेक्शन 71 यानी रिपीट अपराधी, जिसकी सज़ा सीधी उम्र कैद या मौत है। और तीसरी, इन दोनों का जो आधार है वो है कॉमन इंटेंशन और जॉइंट लायबिलिटी का सिद्धांत। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए कि मान लीजिए ए, बी और सी तीनों मिलकर एक घर में डकैती का प्लान बनाते हैं। डकैती के दौरान सिर्फ ए बलात्कार करता है, तो क्या बी और सी को सेक्शन 70 के तहत गैंग रेप के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इस पे जरूर सोचिएगा। जुडिशरी, एपीओ और कानून से जुड़ी और जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं को समझने जा रहे हैं, धारा 72 और 73। ये वो प्रावधान हैं जो न्याय प्रणाली में किसी भी पीड़ित की गरिमा की रक्षा करते हैं। ये सेक्शंस न सिर्फ जुडिशरी और एपीओ की परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं, बल्कि यौन अपराधों के पीड़ितों को एक कानूनी सुरक्षा कवच भी देते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे कि आखिर पीड़ित की प्राइवेसी का अधिकार इतना जरूरी क्यों है। फिर हम सेक्शन 72 और 73 की गहराइयों में जाएंगे, उनके अपवाद और कुछ ऐतिहासिक फैसलों को देखेंगे। और हाँ, आखिर में परीक्षा के नजरिए से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर भी फोकस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, इन कानूनों की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए इस क्यों को समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी पीड़ित की पहचान पब्लिक हो जाए तो क्या होगा? उसे सामाजिक कलंक, तरह तरह के उत्पीड़न और गहरे मानसिक आघात से गुजरना पड़ सकता है। इसी को सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन कहते हैं। मतलब एक बार अपराध हुआ और दूसरी बार समाज ने उसे फिर से पीड़ित किया। हमारा कानून बस इसी चीज को रोकने के लिए एक ढाल बनाता है, और यही वो मूल समस्या है जिसे सेक्शन 72 और 73 सुलझाते हैं। तो अब बात करते हैं बीएनएस के सेक्शन 72 की। आप इसे पीड़ित की गरिमा की रक्षा करने वाले कानूनी कवच की पहली परत समझ सकते हैं। अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें
तो ये धारा बीएनएस के सेक्शन 64 से लेकर 71 तक के जो यौन अपराध हैं उनके पीड़ित की पहचान उजागर करने वाली किसी भी जानकारी को छापने या पब्लिश करने पर पूरी तरह से रोक लगाती है। इसका दायरा आप समझिए बहुत बड़ा है। तो असल में क्या क्या करना मना है? देखिए, पीड़ित का नाम सीधे सीधे छापना, कोई भी ऐसी जानकारी पब्लिश करना जिससे उसकी पहचान का पता चल सके, या फिर इनडायरेक्टली पहचान बताना, जैसे कि उसका पता, फोटो, परिवार या काम करने की जगह की जानकारी देना, ये सब कुछ इस धारा के तहत एक अपराध माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस कानूनी कवच की दूसरी परत पर, यानी सेक्शन 73। ये सुरक्षा को सिर्फ मीडिया या पब्लिक तक ही नहीं बल्कि सीधे कोर्ट रूम के अंदर तक ले जाती है। अब इन दोनों सेक्शंस में एक बहुत ही जरूरी फर्क है, इसे ध्यान से समझिए। सेक्शन 72 का फोकस है पब्लिक डोमेन, मतलब मीडिया और आम जनता से पीड़ित की पहचान को बचाना। वहीं सेक्शन 73 का फोकस है कोर्ट की कार्रवाई पर, जो ट्रायल के दौरान पीड़ित की गरिमा को सुरक्षित रखने का काम करता है। देखिए, सेक्शन 73 को समझने के लिए इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब जानना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है बंद कमरे में सुनवाई, एक ऐसी कानूनी कार्यवाही जो निजी तौर पर होती है, जहां आम लोगों को या प्रेस को आने की इजाजत नहीं होती। ऐसा क्यों? ताकि पीड़ित को सबके सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो सेक्शन 73 का जो मूल नियम है वो बिल्कुल साफ है। यौन अपराध के मामलों में कोर्ट की पहले से ली हुई परमिशन के बिना आप कार्यवाही से जुड़ी कोई भी बात छाप या पब्लिश नहीं कर सकते। यहां सबसे जरूरी शब्द है कोर्ट की अनुमति। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कानून हमेशा सीधा साधा नहीं होता, इसमें कुछ बारीकियां होती हैं। तो चलिए अब इसके अपवादों को समझते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े फैसले इस बारे में क्या कहते हैं। सेक्शन 72 में पहचान बताने पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन 3 खास हालात में इसकी छूट है। पहला, अगर कोई पुलिस अफसर अच्छी नीयत से, मतलब गुड फेथ में जांच के लिए ऐसा करता है। दूसरा, अगर पीड़ित खुद लिखकर इसकी सहमति देता है। और तीसरा, अगर पीड़ित नाबालिग है या उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसका कोई करीबी रिश्तेदार किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान को यह जानकारी दे सकता है। निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने एकदम साफ कहा कि रेप पीड़ितों की पहचान हर हाल में गोपनीय रखी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को भी अपने फैसलों में पीड़ित की पहचान बताने से बचना चाहिए। ये मीडिया और अधिकारियों के लिए एक बहुत ही कड़ा निर्देश था। और जब बात इन कैमरा ट्रायल की आती है तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह का केस एक मील का पत्थर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि रेप के मुकदमे इन कैमरा ही होने चाहिए। क्यों? ताकि पीड़ित की गरिमा की रक्षा हो और वो बिना किसी डर के अपनी गवाही दे सके। अच्छा, तो अब तक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सजा और पुराने कानून से इसकी तुलना। एग्जाम्स में अक्सर नए और पुराने कानूनों की तुलना पूछी जाती है, तो ये ज़रूर याद रखिए कि बीएनएस का जो सेक्शन 72 है वो पुराने आईपीसी के सेक्शन 228A की जगह लेता है, और जो सेक्शन 73 है वो सीआरपीसी के सेक्शन 327(3) से संबंधित है। ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। अब बात सज़ा की, तो ये याद रखना बहुत ही आसान है। इन दोनों ही धाराओं 72 और 73 के उल्लंघन के लिए सज़ा बिल्कुल एक जैसी है, 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों। अब आपके एग्जाम के लिए कुछ खास टिप्स। प्रीलिम्स में आपको सीधे सीधे सेक्शन नंबर और सजा पर सवाल मिल सकते हैं। मेंस के लिए सेक्शन 72(2) के जो अपवाद हैं उन पर आधारित प्रॉब्लम बेस्ड सवाल तैयार करें। और हाँ, इंटरव्यू में इन कानूनों के विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच पर आपकी राय पूछी जा सकती है। चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन करते हैं। सेक्शन 72 पब्लिक में पीड़ित की पहचान की रक्षा करता है। सेक्शन 73 कोर्ट की कार्यवाही को गोपनीय रखता है। सजा दोनों के लिए 2 साल तक की कैद। और इन सब का मूल सिद्धांत क्या है? पीड़ित की गरिमा और प्राइवेसी को बनाए रखना। इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुडिशरी, एपीओ और कानून से जुड़ी अन्य परीक्षाओं पर ज्यादा जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।